सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास खत्म हो चुका है। आज से स्टार्ट हो रहा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। हम लोग लूसेंट बुक कर रहे हैं और उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन ये होता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कहाँ से होता है? भारत पर अरबों के आक्रमण से। तो आपसे क्वेश्चन 2-3 ये बनते हैं कि पहला आक्रमणकारी कौन था अरबों की तरफ से जिसने भारत पर आक्रमण किया? तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आपको याद रखना है 712 ईस्वी में। और भारत के किस प्रांत पे आक्रमण किया था? तो आपको याद रखना है सिंध प्रांत पे। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय दाहिर नामक राजा था, वो राज्य करता था। ठीक है, और ये एक हिंदू शासक था। और जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ये तो इस बुक में दिया हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को नोट करना है कि अरबों का भारत पर आक्रमण जो था उसमें कौन किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के। अब इसको आप ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो वो भी था मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि अरब से जो आक्रमण हुआ था ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महमूद गजनी। देखो, गजनी में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले महमूद गजनी कहाँ का था? गजनी साम्राज्य का था और गजनी साम्राज्य से ही वो आया था भारत में। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो एक अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था, उसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 932 ईस्वी में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय जब पहला तुर्क आक्रमण था उस समय भारत पर किसका शासन था? तो वो था शाही वंश का शासन था और उस समय शासक कौन था? जयपाल। तो ये चीज़ें याद रखनी है, 2-3 पॉइंट जो हैं, और आगे देखेंगे हम इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपको याद रखना है 17 बार। अब महमूद गजनी जो था एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। मूर्तिभंजक आक्रमण किसे कहते हैं? ऐसा आक्रमणकारी जो मूर्तियों को तोड़ता है उसे मूर्तिभंजक आक्रमणकारी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, महमूद गजनी का, अब देखो मूर्तिभंजक का जो था वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों को पता चला कि मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था? जब महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि नरकोट के विरुद्ध जो पहला हमला हुआ था उसको महमूद गजनवी ने कब किया था? 1008 ईस्वी में, और उसी को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। माना जाता है कि ये पहला मूर्तिभंजन का जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? वो है सौराष्ट्र पे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था महमूद गजनी ने, और ये सबसे चर्चित आक्रमण था। और ये कब किया गया था? 1025 ईस्वी में। तीनों चीज़ें याद रखनी है। 1025 ईस्वी में पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में। और इस मंदिर की लूट में उसे कब करीब कितना मिला था? 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और जब ये इस संपत्ति को लूट के ले जा रहा था, यानी कि सोमनाथ मंदिर पर लूट लेके ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण कर दिया था? जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति उसकी लूट ली थी। और यही रीजन था कि महमूद गजनी का जो अंतिम भारतीय आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 1027 ईस्वी में। किसके विरुद्ध था वो था जाटों के विरुद्ध। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। और जो 1027 वाली युद्ध हुआ था उसमें जाटों के द्वारा हमले से महमूद गजनी जो था वो घायल भी हो गया था। और यही एक रीज़न था कि महमूद गजनी की मृत्यु क्या हो गई? उसके 3 साल बाद हो गई, यानी कि 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले प्रमुख कवि लेखक कौन से थे? तो आपको याद रखना है अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी। महमूद गजनी के दरबार में ये 4 जो थे वो प्रमुख साहित्यकार थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला जो शासक है वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि जो मोहम्मद गोरी था वो कहाँ था। वो गौर जो था महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी जो था वो कहाँ का शासक था, गौर का शासक था। अब इससे क्वेश्चन और क्या क्या बनते हैं वो देख लेते हैं। इसने जो पहला आक्रमण किया था वो कहाँ पे किया था, मुल्तान के विरुद्ध। कब किया था, 1175 ईस्वी में। अब इसने जो दूसरा आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी ने, कब किया था, 1178 ईस्वी में। कहाँ पे, पाटन गुजरात में किया था। और गुजरात पे ये क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि उसके देश से आया हुआ एक शासक जो लुटेरा था उसने पहले ही भारत में बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई थी 1025 ईस्वी में। और ये बात पूरे अरब और बाकी देशों में फैल चुकी थी कि जो भारत का सौराष्ट्र का क्षेत्र है या जो गुजरात वाला क्षेत्र है वो सोने से बहुत ज़्यादा सुसज्जित है। वहाँ के मंदिरों को अगर आप लूटते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सोने का खजाना मिल सकता है। इसी वजह से जो भी शासक आए उनका पहला ध्येय ये होता था कि वहाँ जाओ, वहाँ के मंदिरों को लूटो और वहाँ से जो सोना है उसको लेके आओ। लेकिन यहाँ पे उसका सामना हुआ भीमद्रुति से, और भीमद्रुति ने गोरी को बहुत बुरी तरीके से क्या किया था, पराजित किया था। अब देखो गोरी के द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं वो देख लेते हैं। पहला युद्ध है गाइस तराई का प्रथम युद्ध। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, वर्ष भी इंपॉर्टेंट है। तराई का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 ईस्वी में। किसके किसके विरुद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान। दूसरा तराई का युद्ध सीधे 1 साल बाद हुआ था, 1192 ईस्वी में। किसके किसके विरुद्ध, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कौन विजयी हुआ, गौरी विजयी हुआ था। तीसरा युद्ध चंदावर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच में होता है, गौरी और जयचंद के बीच में। कौन विजयी हुआ था, गौरी विजयी हुआ था। अब एक चीज़ें थोड़ी सी, एक कहानी भी आपको बता देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो वो कहानी क्या है गाइस, कि जो जयचंद था उसने क्या किया था, उसी ने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था कि आप आइए और जो पृथ्वीराज चौहान वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अजमेर दिल्ली का ये वाला जो क्षेत्र है, अगर ये आप लोग जीतते हो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैसा है। क्योंकि आपको पता होगा भीमद्रुति ने जब गौरी को हरा दिया था तो वो चला गया था कश्मीर और उधर के प्रांत में ही वो शासन करता था। दिल्ली और इधर के अजमेर वाला जो क्षेत्र है जिसमें पृथ्वीराज चौहान का शासन चलता था, उसको ये आता नहीं था इधर। ठीक है, तो उसमें मदद किया था किसने, जयचंद ने। और जयचंद ने मदद क्यों किया था, क्योंकि जयचंद जो था वो पृथ्वीराज चौहान का क्या था, ससुर था। एक्चुअल में क्या था कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो जयचंद की पुत्री से अथाह प्रेम करता था। इनकी पुत्री का नाम संयोगिता था। और एक बार क्या हुआ था कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के बगैर, बिना उसको बुलाए, संयोगिता के लिए स्वयंवर का आह्वान कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन ये बात मूलराज प्रथम या पृथ्वीराज चौहान को, इनका एक और नाम है पृथ्वीराज तृतीय, तो इनको पसंद नहीं आई। और इन्होंने क्या किया, भरी स्वयंवर से संयोगिता को ये भगा के लेके आए और अब शादी कर लिया। इसी बात से जयचंद इनसे चिढ़ता था और जयचंद ने इसी वजह से गौरी को इनके खिलाफ भड़काया और ला के इनसे युद्ध करवाया और अंततः कुछ मदद भी किया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार भी हुई थी। और चूंकि गौरी को ये बात पता थी कि अगर ये अपने भाई और अपने देश के लोगों से गद्दारी कर सकता है जयचंद, तो ये हमारे साथ भी गद्दारी कर सकता है। यही रीज़न था कि चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी हरा दिया और वो गौर का भी उस पर शासन कर लिया। ठीक है, और आज भी एक कहावत है कि घर के जयचंदों से सावधान रहें, तो वो इन्हीं के ऊपर है, ये वही जयचंद जी हैं। ठीक है, मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी, 15 मार्च 1206 ईस्वी में। जब ये मर गया था तो इसने क्या काम किया था कि इसके जो भी सेनापति थे या जो भी ये विजित क्षेत्र था उसको ये देते हुए वो अपने देश लौट गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1206 में जैसे ही वो मरा तब उसके जो शासक था उसका एक गुलाम था, उसने एक वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था गाइस, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में थी। इसका संस्थापक कौन था, उसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और ये शासनकाल 1206 से 1290 यानी कि 84 वर्ष का शासनकाल रहा था। और ये क्या था, ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो लाहौर को ही इसने राजधानी बनाया था और ज़्यादातर वो जो शासन किया वो लाहौर से ही किया था। ठीक है,
अब देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। कुतुब मीनार बनाया किसने था, वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि उसमें अदर निर्माण और भी 3-4 शासकों ने कराया था डिफरेंट, कभी उसका छज्जा टूट गया उसका निर्माण कराया, या उसका जैसे पहले 1-2 तल्ला बनवाया गया था फिर 4-5 तल्ला बनवाया था। तो देखो अगला क्वेश्चन था, इसका जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश, और इसका गुलाम भी था, उसने क्या किया था कि कुतुब मीनार का निर्माण जो छूट गया था उसको पूरा करवाया। इसने 2 सिक्के चलवाए, एक चांदी का टाका और तांबे का जीतल, और उसको किसने जारी कराया था, इल्तुतमिश ने। और इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, ठीक है। इसके अलावा इसके और भी कुछ अच्छे काम थे, जैसे उसका ये था कि एकता प्रणाली किसने चालू किया था, वो किया था इल्तुतमिश ने। तुर्गान ए चिहलगानी किसने किया था, एक्चुअल तुर्गान ए चिहलगानी क्या था, 40 सरदार थे जो उसके गुलाम थे इल्तुतमिश के, उसको लेके ही इसने एक संगठन बनाया था। और ये एक्चुअल में जो अमीर होते थे उनके दमन के लिए, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। और इन्हीं जो सरदार थे इन्हीं के उसने करवाया था ऐसा। आगे बढ़ते हैं। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मंदिरों के निर्माण करवाए थे, मस्जिदों के, उनको देख लेते हैं। पहला है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखो एक चीज़ और भी था कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो वो किया था बख्तियार खिलजी ने। और ये कौन था, ये ऐबक का सहायक सेनानायक था, ठीक है। बख्तियार खिलजी क्या था, ऐबक का सहायक सेनानायक था, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और बख्तियार खिलजी का नाम सिर्फ इसीलिए लिया जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके बाद से एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था और कब बनाया गया था। एक कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। चलो बता देते हैं गुप्त काल में बनाया गया था, किसने बनवाया था, ये कमेंट करना। जो ऐबक की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी गाइस, 1210 ईस्वी में। कैसे हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, और उसे दफनाया कहाँ गया था, लाहौर में, ठीक है। और ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी बना आरम शाह, लेकिन उसके आरम शाह को किसने मार दिया था, इल्तुतमिश ने आरम शाह की हत्या कर दी। और 1211 ईस्वी में, यानी कि 1 साल बाद, आरम शाह बहुत ही कम दिनों तक रहा, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था, 1211 ईस्वी में, ठीक है। जो इल्तुतमिश था वो क्या था, वो एक इल्बरी तुर्क था। यहाँ पे देखो इल्तुतमिश जो था वो एक इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। और ऐबक की मृत्यु के बाद के समय वो कहाँ पे था, बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। अच्छा एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये लोग अपने दामाद गुलाम को ही अपना दामाद क्यों बनाते थे। गुलाम से मतलब ये था, गुलाम ऐसे लोगों को ख़रीदा जाता था मार्केट से। जब गुलाम ख़रीदा जाता था जो देखने में बहुत ही तंदुरुस्त होते थे, जो लड़ाई में बहुत माहिर होते थे, जो, और ऐसे लोगों को दामाद ये इसलिए बनाते थे कि अगर कोई साम्राज्य संभाल सकता है तो कोई सक्षम व्यक्ति संभाल सकता है, ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश देखो पहला शासक था कब, 1229 ईस्वी में, किससे, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। अब देखो सुल्तान की उपाधि क्या है, अब ये बगदाद के खलीफा से क्या मतलब है, खलीफा क्या होता है, थोड़ा सा ये कुछ जो जब आप मुस्लिम उसका पढ़ोगे कि उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे कि मुस्लिम जो धर्म है वो कहाँ से आया था, ठीक है, इस्लाम धर्म जो है कहाँ से आया था। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए उनको ही खलीफा बोला गया, ठीक है। और वो क्या करते थे कि वो सुल्तान की उपाधि देते थे, मतलब वो बताते थे कि कौन प्योर ब्लड है, या जो उनका एक क्राइटेरिया था उसके आधार पर दिया जाता था। और इस्लाम धर्म में जो खलीफा होते हैं इतिहास में भी उनका एक अहम योगदान है। जो वो बोलते थे वो एक तरीके से धर्मगुरु होते हैं, और वो पूरे इस्लाम को संचालित करने में उनका एक अहम योगदान होता था, ठीक है। तो ये इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफाओं से सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी गाइस, 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखो चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी, ठीक है।
अब देखो ऐसा क्या था, चंगेज़ खां एक बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है। जब वो एक सम्राट जो थे जलालुद्दीन, उसका वो पीछा कर रहा था मारने के लिए, तो ये सम्राट इल्तुतमिश के पास पत्र ले भेजते हैं कि हमें अपने यहाँ शरण दीजिए। तो उस समय चंगेज़ खां ने भी एक पत्र भेजा था या एक दूत भेजा था, संदेश भेजा था कि आप इनकी जलालुद्दीन की मदद न करें। और एक सही बात मानी जाती है, जो इतिहास मानते हैं कि इतिहासकारों का ये मत है कि इल्तुतमिश का ये जो निर्णय था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि चंगेज़ खां के बारे में कहा जाता था कि जो जिस क्षेत्र पर वो एक बार अपना नज़र गड़ा देता था वहाँ पे वो विजित कर ही लेता था, वो जीतता था, मार काट बहुत ही कत्लेआम मचाता था। और अगर इल्तुतमिश ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद भारत का जो परिवेश है वो कुछ अलग होता, और हो सकता है कि हम लोग जो भारतीय हैं उनके में बहुत ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो मंगोल जैसी, चाइनीज़ जैसी उत्पन्न होती, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने ये एक बहुत ही बड़ा खतरा टाल दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि चंगेज़ खान किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि चंगेज़ खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, वो किया था इल्तुतमिश के उसमें। अब देखो जो रजिया बेगम थी वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। कौन थी? रजिया बेगम थी, ये प्रथम मुस्लिम महिला थी। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन है, वो आपको याद रखना होगा, रजिया बेगम, ठीक है, जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया। पुरुषों की तरह वह चोगा यानी कि काबा तथा कुलाह टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। देखो इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को पर्दा करना चाहिए, ठीक है। और जो पुरुषों का प्रधान जो चोगा और कुलाह बोलते हैं, एक चीज़ देखोगे पहले जो होता था टोपी लगाते थे, पूरे राजसी उस तरीके से पहनते थे, उसी को चोगा और काबा बोलते हैं, ठीक है। चोगा काबा उसी को बोलते हैं, और टोपी जो होती थी उनका वो था। आगे देखते हैं, रजिया की शादी किससे हुई थी गाइस? अल-तुनिया के साथ हुई थी। और रजिया की हत्या कब कर दी गई थी? 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा किस स्थान पर की गई थी? कैथल के पास कर दी गई थी। डाकुओं ने चारों तरफ से घेर के रजिया की हत्या कर दी थी। अब एक कहावत क्या है, कई जगह मूवी में आप सुनते होंगे कि रजिया गुंडों में फंस गई, वो मेन कहावत यहीं से निकल के आई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रजिया के बाद से बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया, ठीक है। अब देखो बलबन ने कब किसको सुल्तान बनाया था? नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया था। कब बनाया था? 1246 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? वो नाम था बहाउद्दीन था, और वह इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। आगे चल के बलबन ही इसका शासक भी बनेगा, आगे अब देखते जाना। तुर्गान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। तुर्गान ए चहलगानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज दरबार में 2 प्रथा स्टार्ट किया था बलबन ने, एक का नाम था सिजदा, दूसरे का नाम पैबोस था। इस प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था? बलबन ही था। आगे बढ़ते हैं। फारसी रीति रिवाज पर आधारित जो त्यौहार है नौरोज, उसका जो नौरोज है उसको उत्सव को मनाने का प्रारंभ किसने किया था? वो किया था बलबन ने। बलबन ने अपने विरोधियों को के प्रति एक कठोर नीति अपनाई थी जिसे हम बोलते हैं लौह एवं रक्त की नीति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? वो थी बलबन ने। देखो ये प्योर ब्लड या शुद्ध ब्लड के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। देखो नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को किसकी उपाधि दी थी? उलूग खां की उपाधि दी थी। और नसरुद्दीन मोहम्मद से बलबन को इतना क्यों था? क्योंकि ये क्या था, उसका एक दामाद और ससुर के रिश्ते में ये लोग लगते थे, लड़की से उसकी शादी हुई थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन रहते थे। देखो आमिर खुसरो बहुत सारे सुल्तानों के शासनकाल में रहेंगे, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो 2 प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे? एक आमिर खुसरो, एक आमिर हसन। ये किसके दरबार में रहते थे? बलबन के दरबार में रहते थे।
आगे बढ़ते हैं। अगला वंश है गाइस खिलजी वंश। खिलजी वंश का देख लेते हैं कब हुआ था, 1290 से लेकर 1320 तक, यानी 30 वर्ष तक शासन था। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। 3 क्वेश्चन बनते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दूसरा, कब की थी? 13 जून 1290 ईस्वी को, ठीक है। और जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? उसके भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, और उसी ने उसकी हत्या करी थी। कब की थी? 1296 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं। देखो, अब हत्या करने के बाद जैसे 1296 उसने हत्या करी थी, तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद वो दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। देखो, कुछ इसने सुधार किए थे, उस सुधारों को देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सुधार किए थे। पहला सुधार क्या किया था कि जो सेना थी उसको वो नगद वेतन देने लगा, और दूसरा क्या किया था कि उसने अस्थाई सेना की नियुक्ति की थी। उसके पहले क्या होता था कि जब युद्ध होता था तभी सेना की ज़रूरत होती थी, कुछ पैसा दिया जाता था, जैसे संविदा की तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में देख लेते हैं। देखो, अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनते हैं, उनको बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। ये आपको पता होना चाहिए। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास में 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो जो थे वो क्या थे? प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। तो इनके जन्म स्थान से क्वेश्चन बहुत बनता है अमीर खुसरो के, तो आपको पता होना चाहिए पटियाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास में इनका जन्म हुआ था। और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब इनसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे। ये क्वेश्चन ये बनता है कि बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहने वाला शासक था। ऐसे बोल सकता है 6 से 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो वो थे खुसरो जी। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे, और इन्हें एक नाम दिया गया था भारत का तोता, यानी कि तोते हिंद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 2 चीज़ों का आविष्कार किया था, सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो को। आधुनिक खड़ी बोली जो होती है हिंदी की, उसका भी श्रेय किसे जाता है? वो भी जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखो, घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो 2 प्रथा उसने किए थे, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी का था मूल्य नियंत्रण प्रणाली। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया, ठीक है। मतलब दृढ़ता से लागू करने से मतलब ये था कि इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। मतलब ये था कि अगर आपने आधा केजी या 3 पाव कम कर दिया तो आपके शरीर से 3 पाव मांस निकाल दिया जाता था, ठीक है। तो इसने बाजार प्रणाली इसको मानना पड़ेगा। कुछ निर्माण भी इसने करवाए थे। एक तो अलाई दरवाज़ा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, विभिन्न एग्जाम में। सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जमायत खाना मस्जिद भी है, लेकिन ये 3 काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अलाई दरवाज़ा तो बार बार पूछा जाता है। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और 1000 खंबा महल का निर्माण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देखो, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। किसके? सिकंदर ए सानी के उपाधि से स्वयं को इसने वो किया था। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? 2 नए कर लगाए थे, 2 नवीन कर लगाए थे। वो कौन कौन से कर थे? एक तो चराई कर, दूसरा था गढ़ी कर। चराई कर का मतलब होता है दुधारू पशुओं को लगाया जाता था। मतलब चराई देखते हो ना, गाय को चराया जाता है, मतलब ये तो घास खाने होने के लिए, जो लैंड होता है उसमें घास होती है उसको खाने के लिए, तो वो कर था चराई कर। गढ़ी कर क्या था? घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया गया था। जो घर और झोपड़ी बनाएंगे उस पर कर लगाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, अगर ये भी बोल सकते हैं कि मंगोलों के आक्रमण से भारत को कई बार बचाया भी था।
कब से कब तक हुआ था? 1297 से लेकर 1306 के बीच में लगभग 6 बार आक्रमण हुए थे। इसकी मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, अब देखो मुबारक खां जो था ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अब देखो इसके बीच में जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बाद से बहुत सारे आएंगे, ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुबारक खिलजी, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अब ये खुसरो खां का हमने क्यों नाम दिया था, इसका रीज़न देखो। अब इसने क्या किया था कि मुबारक के वजीर, मुबारक खां जो था, जो लास्ट वाला शासक था, उसका एक वजीर था जिसका नाम क्या था? खुसरो खां। ठीक है, और इसने क्या काम किया कि 1320 ईस्वी में उसने मुबारक के वजीर को इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? मुबारक की। जो उसका मतलब उसके वजीर ने अपने जो शासक था या जो उसका राजा था उसकी हत्या कर दी। अब खुसरो खां क्या करेगा? एक नया सल्तनत बनाएगा और वो बोलता है तुगलक वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं तुगलक वंश का। देखो तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक, यानी लगभग 78 वर्षों तक इनका शासनकाल चला। यानी कि 5 सितंबर 13 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, होता क्या है कि जो लास्ट सुल्तान होगा, जैसे मान लो किसी ने लास्ट तक शासन किया, उसको जो भी हराएगा, जो उसकी मृत्यु करेगा, वही अगला मतलब क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसने किसको हरा के शासन किया था? खुसरो खां को। ठीक है, और ये किसको था? मुबारक खां को का ये वजीर था, उसने उसकी हत्या करी थी और ये शासन कर रहा था। उसी की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक, जो गाजी मलिक था, पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे बढ़ते हैं, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। नहरों का निर्माण, संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक भी था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक शहर बताया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। ठीक है, तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था। कुछ और भी चीज़ें हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। देखो मोहम्मद बिन तुगलक हम अभी थोड़ा देर पढ़ेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तो इसको साथ साथ देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले तो क्या किया था, इसको बोलते हैं कि ये सबसे पढ़ा लिखा भी था और सबसे मूर्ख भी था। इसके निर्णय इतिहास में दर्ज हैं मूर्खता के लिए। दोआब क्षेत्र में इसने कर वृद्धि की। दोआब क्षेत्र में फसल ज़्यादा होती है और फसलों और कृषि से बहुत ज़्यादा आमदनी होती थी। उसने क्या किया था? कर वृद्धि कर दी थी। इससे वहाँ की जनता विद्रोह करने लगी। इसने राजधानी बार बार परिवर्तित किया। दूसरी बात, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जैसे आप मान के चलो कि कोई मुद्रा, जैसे सोना है और आज मान के चलो लोहा है, तो इसने ऐसे ही कर दिया था कि जैसे सोने की जगह पे आप लोहा दे देते हो, इसलिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर दिया था। अब लोग क्या कर देते थे कि सांकेतिक मुद्रा अपने घर में ही छापना शुरू कर दिए और इसका जो है जो मुद्रा व्यवस्था थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। अब देखो खुरासन एवं कराचिल का अभियान, ये देखो खुरासन एवं कराचिल का अभियान, इसने क्या काम किया कि जैसे ये सोचता था कि दक्षिण और उत्तर सभी भारत में इसका खुद का शासन हो, इस वजह से उसने क्या किया था, जो अभियान चलाए थे खुरासन और कराचिल में, वो भी असफल रहा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी गाइस? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। अब कैसे हुई थी? जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, देखो इस समय बहुत सारा विवाद चल रहा था, जैसे कि जो औलिया थे उनका गयासुद्दीन तुगलक से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गयासुद्दीन तुगलक अब दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकता है। उस समय वो बंगाल गया था और बंगाल से आते समय
उसकी यहाँ पे लकड़ी की निर्मित महल पे वो रात को विश्राम करने लगा खाना खाने के बाद, और उसी में दब के उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि जो औलिया थे, बाबा औलिया, उनकी बाणी जो हो गई सत्य हो गई, और जूना खां जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, देखो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण क्या क्या नाम दिया गया था, ये समझ लेना। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु नाम दिया गया। ठीक है, एक तो इसकी नीतियाँ खराब थी, किसी के बारे में कुछ भी ये उल्टे सीधे बहुत सारी योजनाएं उसने, अभी 4 हमने योजनाएं ऊपर दिखाई थी, अभी आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो 3 नाम देखना, स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमिर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आमिर ए कोही की निर्माण किसने कराया था, तो आपको बताना चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, अपनी राजधानी दिल्ली से क्या किया था, देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा दिया। ठीक है, तो ये बोला जाता है ना, दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी कर दिया था। ठीक है, तो इसने एक तो ये गलती किया कि जैसे कि वहाँ पे अगर कुछ हो रहा था तो वो वहाँ पे राजधानी लेके चला गया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, कांसा यानी कि फरिश्ता के अनुसार, तांबा बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें मतभेद हैं। 2 इतिहासकार हैं, एक जैसे कि फरिश्ता और बर्नी, लेखक हैं ये उस समय के, उन्होंने जिस पुस्तकें लिखी हैं उसमें ये माना जाता है कि उसने कांसा और चांदी के रुपए को बराबर कर दिया। जबकि ये पता होना चाहिए कि एक धातु महंगी शुरू से है, अभी भी महंगी है, और एक धातु उस समय भी सस्ती थी, आज भी सस्ती है। तो जो 2 मूल्यवान वस्तुओं की तुलना अगर आप बराबर कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो खजाना है वो कम होता जाएगा। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियर्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, मानियर्स बोलते हैं मूर्खों के लिए। ठीक है, तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला था, प्रिंस ऑफ मैनियर्स। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको याद रखना होना चाहिए क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की पुस्तक, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि रेहाला नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना चाहिए इब्न बतूता ने। उसमें उसने किसका वर्णन किया है, मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। क्यों किया है, क्योंकि उसी के शासनकाल में वो भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी गाइस, 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय धट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु। क्वेश्चन ये पता होना चाहिए धत्ता में किसकी मृत्यु हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 2 भाई थे, हरिहर और बूका नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन बनता है गाइस, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना चाहिए हरिहर और बूका। कब की थी, तो 1336 ईस्वी में। साथ साथ ये भी क्वेश्चन याद रखना चाहिए कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब देखो, एक तो विजयनगर साम्राज्य अलग हो गया और बहमनी राज्य भी एक अलग हो गया, स्वतंत्र राज्य घोषित किया। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन बहमद शाह ने। कब की थी, 1347 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शासन संभाल नहीं पा रहे थे और जो लोग थे वो लोग धीरे धीरे इनसे अलग हो रहे थे। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के निकट, देखो जहाँ पे ये मरा था वहीं पे उसका जो उत्तराधिकारी था उसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो राजगद्दी पर हुआ। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1391 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 ईस्वी को हुआ। देखो इसने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, जो कष्टकर कर थे जो पहले इसने लगा रखे थे वो सबको किसने समाप्त किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और 4 कर लगाया था, एक लगाया था खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात को वसूल करने का आदेश दिया। ठीक है, तो 4 तरीके के लगे थे, एक खराज, दूसरा है खुम्स, तीसरा है जजिया और चौथा है जाकात। ठीक है, तो ये चारों उसने लगाए थे। एक चीज़ और भी था
कि मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक जो था उसने ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक बना। फिरोज शाह तुगलक ने इसने उसके पहले जितने भी लोगों ने जजिया कर या बाकी चीज़ें लगाई थी कभी ब्राह्मण पे नहीं लगाई थी। तो फिरोज शाह तुगलक क्या था, ब्राह्मणों को और विधवाओं को इससे छूट मिली थी, तो इसने क्या किया था, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला ये प्रथम मुसलमान बन गया। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया। ठीक है, सिंचाई कर जो उपज का 1/10 भाग होता था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है जैसे चराई कर, घरी कर जो अभी लगाया गया था ऊपर, ऐसे पूछा जा सकता है सिंचाई कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने देखो निर्माण भी करवाया था, कुछ बहुत सारे निर्माण भी करवाए थे। यहाँ पे देखना आप लोग, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की जो बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें देखो हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद या टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, तो गाइज जो टोपरा का जो वो था स्तंभ था या मेरठ में अशोक स्तंभ था, उसको दिल्ली लाने का काम किसने किया था, फिरोज तुगलक ने। इसने दीवान ए खैरात की स्थापना की। ठीक है, फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम विधवाओं, महिलाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की। अब देखो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 किसके शासनकाल में थी, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और कहीं ना कहीं जब इतने दास आपके हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका रेवेन्यू गड़बड़ हो गया और यही इनके पतन का कारण भी बना। ठीक है, दीवान ए बंदगाह की स्थापना किसने की थी, वो की थी फिरोज शाह ने। क्यों की थी, ये दासों के देखभाल के लिए फिरोज शाह ने क्या किया था, एक नया विभाग बनाया था और उसमें वो करते थे। इसकी मृत्यु कब हुई थी, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। कहने का मतलब ये था तुगलक वंश इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो था ये ज़्यादातर हरम में रहता था। ठीक है, और मतलब जैसे बोला जाता था ना कि पालम जो है दिल्ली में ही, जो आपका दिल्ली का एयरपोर्ट है उसी वाले क्षेत्र को बोलते थे, तो बहुत ही कम क्षेत्र में ये अपना शासन करता था। अब देखो तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो इससे क्वेश्चन ये बनता है कि तैमूर लंग जो है उसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो मोहम्मद तुगलक में, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक में। और कब किया था, 1398 ईस्वी में।